हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने ऑल स्टेट पीसीएस प्रीवियस क्वेश्चन का टॉपिक वाइज डिस्कशन का एक सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूं। अब उसी सीरीज का आज 5वां सीरीज है। हमने ऑलरेडी 4 सीरीज डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने पूरा पाषाण काल सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस ऑलरेडी किया हूँ और सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में भी मैं बताता गया हूँ। यदि आप उस सीरीज को नहीं देखे हैं तो आप जरूर एक बार देखें, उसके बाद ही ये सब सीरीज को देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को कोशिश किया हूँ कि एक ही जगह लाया जा सके, ताकि आप समझ सकें कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हम एंशियंट हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज हम वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल जो है उसके क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और वैदिक सभ्यता के पहले भी सीरीज में ऑलरेडी कर चुका हूं, और इस सीरीज में एक्चुअली मैं 50 क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं एक सीरीज में। ठीक है, हर एक सीरीज में 50-50 क्वेश्चन का मैं टारगेट रखता हूं, ताकि कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन का डिटेल में आपका एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन मिल सके। ठीक है, तो आज हम वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? अश्वपति जो है उपनिषद काल के समय के राजा थे। ठीक है, अश्वपति, प्रजापति, ये सब। ठीक है, तो ये कहाँ के शासक थे? तो एक कैकेयी के, कहाँ के? कैकेयी के राजा थे। कौन? अश्वपति। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं कितने एग्जाम में ये पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयते, जो आप सिक्के वगैरह पर देखते हैं, भारत का प्रतीक है। ठीक है, सत्यमेव जयते अर्थात सत्यमेव का जयते का अर्थ हुआ सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। तो ये जो सत्यमेव जयते, ये श्लोक जो है ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष के बारे में तो ये भी उपनिषद में ही मिलता है। किससे में मिलता है? उपनिषद में ही मिलता है। ठीक है, जैसे उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। वेदांतों की संख्या कितनी है? वेदांतों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। कौन कौन है? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। ये 6 वेदांग है। कौन कौन? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। ठीक है, तो उपनिषद में ही मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष का अर्थ हुआ कि आपको मालूम है ना कि मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग पहुंच गया, मतलब एक होता है स्वर्ग, एक नरक। ठीक है, यदि अच्छे कर्म किए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग को प्राप्ति होती है। ठीक है, यदि बुरे कर्म किया है तो बोलता है कि वो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, अर्थात वो नरक हो जाएगा। तो ये मोक्ष शब्द की जो चर्चा मिलती है उपनिषद में ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? उपनिषद का मुख्य विषय था दर्शन। दर्शन के बारे में ये जो है बताते हैं। राइट, अलग अलग दर्शन है, उसके बारे में हमें विस्तार से मिलता है। जैसे दर्शन कितने हैं? दर्शन के बारे में यदि बात करूं तो जैसे योग दर्शन हो गए, तो इसके प्रवर्तक पतंजलि को कहा जाता है। योग के कौन है? पतंजलि। ठीक है, पतंजलि हो गए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है कपिल मुनि है। कौन है? कपिल है। उसी प्रकार न्याय का जो है गौतम ऋषि है। कौन है? गौतम है। ठीक है, उत्तर मीमांसा का बाल नारायण है। पूर्व मीमांसा का जैमिनी है। और ये बार बार पूछा जाता है, ये 4-5 तो बार बार पूछे जाते हैं। योग का पतंजलि हो गया, सांख्य का कपिल हो गया, न्याय का गौतम हो गया, पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा का बाल नारायण। ठीक है, तो ये उपनिषद जो है एक्चुअली दर्शन है, और इसमें अलग अलग करके क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो ये कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, किसमें? कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। जैसे आपको मालूम है ना कि ये नचिकेता है जो बालक है, जो अपने पिता जो जिद करता है तो बोलता है कि जाओ तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, तो वह मृत्यु के लिए यम के पास जाता है और यम से तरह तरह के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यमराज भी हैरान रह जाता है उसके संवाद को सुन के। ठीक है, तो ये जो संवाद है कि जो चर्चा मिलती है वह कठोपनिषद में ही मिलता है। राइट, एक और पूछा जाता है क्वेश्चन, ओम
आप हम लोग जो ओम का उच्चारण करते हैं ना, ओम जो है, ओम कहाँ से लिया गया है? तो ये बृहद नारायण उपनिषद से लिया गया है। ओम जो है कहाँ से लिया गया है? बृहद नारायण उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये ओम जो ओम का उच्चारण जो है बृहद नारायण उपनिषद से लिया गया है। ये बार बार पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? जादुई माया और वशीकरण किस में मिलता है? तो आपको ये मिलता है अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, जैसे अलग अलग वेद हैं उसका अलग अलग है। जैसे ऋग्वेद में आपको प्रार्थनाएं, स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। आयुर्वेद में कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलता है। सामवेद में संगीत के बारे में जानकारी मिलता है। उसी प्रकार अथर्ववेद में जो है आपको तंत्र मंत्र, जादुई माया, जादू टोना, वशीकरण करने के मंत्र, ये सब के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। स्रोतों का, प्रार्थनाओं का संकलन ही ऋग्वेद है। अलग अलग जो है इसमें श्लोकों का, प्रार्थना का, अमुक देवता के लिए कौन सा श्लोक है, प्रार्थना है, सारी चीज का जो संकलन मिलता है आपको ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, ऐत्रेय ब्राह्मण जो है आपका ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो गोपद ब्राह्मण जो है सामवेद से संबंधित है। ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण जो है आपका ऋग्वेद से संबंधित है, लेकिन गोपद ब्राह्मण जो है आपका सामवेद से संबंधित है। सामवेद में हमको संगीत के बारे में चर्चा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित होती है? उपनिषद जो पुस्तक है किस पर आधारित है? तो ये विधि पर, दर्शन पर आधारित होता है। उपनिषद जो पुस्तक है नियम कानून पर, दर्शन पर, विधि पर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। फिर क्वेश्चन देखिए, उसमें यम और नचिकेता था, यहाँ सिर्फ नचिकेता का संवाद आख्यान पूछ दिया गया। एक ही क्वेश्चन को देखिए बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, तो किसमें? कठोपनिषद में। ठीक है, किसमें? कठोपनिषद में है। देखिए, क्वेश्चन जनरली इसी टाइप के पूछे जाएंगे। आप ये सीरीज को यदि आप अच्छे से देखते हैं तो यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, स्टेट पीसीएस दे लीजिए, यूपीएससी तक के भी क्वेश्चन आप एंशिएंट वगैरह का देख लेंगे उल्टा के, तो यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। यूपीएससी में एक्चुअली करंट से जोड़ दिया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन जनरल जो आप बीपीएससी का एग्जाम दे लीजिए, जेपीएससी का दे लीजिए, या फिर यूपी पीसीएस का एग्जाम देख लिए आदि दे रहे होंगे तो आप जरूर देखेंगे यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड मिलेंगे। आप कोई भी टेस्ट सीरीज आप लगा के देख लें, इस सीरीज को देखने के बाद आपके लगभग क्वेश्चन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी से की जाती है? अस्कनी नदी जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अस्कनी जो है चेनाब के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? चेनाब के लिए। उसी प्रकार विपाशा जो है व्यास नदी के लिए प्रयोग किया गया। विपाशा जो है, व्यास नदी को प्राचीन काल में जो है विपाशा कहा जाता था। सदा नीरा जो है गंडक नदी को कहा जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, उसी प्रकार गोमल को गोमती कहा जाता था। रावी नदी को पुरुषनी कहा जाता था। पुरुषनी नदी किसको कहा जाता था? पुरुषनी नदी कहा जाता था रावी नदी को। ठीक है, प्राचीन में। झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था। तो ये प्राचीन नाम भी ध्यान में जरूर रखें। उसी पर अस्किनी जो है चिनाब नदी को कहा जाता था। चिनाब नदी को प्राचीन समय में वैदिक काल में अस्किनी कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका, वैदिक नदी कुब्भा या कुब्रा दोनों मिलता है आपको, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये जो है कुब्भा अफगानिस्तान में है। कहाँ? ये जो कुब्भा जो है काबुल, एक्चुअली आधुनिक नाम कुब्भा का जो है क्या है? काबुल। ठीक है, और ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। ठीक है, ऋत का क्या अर्थ है? तो ऋत का है प्राकृतिक नियम। जो ऋतु होते हैं ना, प्रकृति का नियम है कि ठंडा के बाद जो है बरसात आएगा, बरसात के बाद गर्मी आएगा, और ये चलता रहेगा। तो ये जो प्राकृतिक नियम से संबंधित है। और ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। कब? 2016 में छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पूछा गया है। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व अर्थात 400 BC एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है
आपको बताया पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, ये जो बोगस कोई अभिलेख है वहीं से इसका मिलता है। ये जो है 14वीं ईसा पूर्व पहले की है ये। ठीक है, अभिलेख, और इसमें विभिन्न देवी देवताओं का नामकरण इसमें मिलता है, जो कि कहाँ से, एशिया माइनर की खान से यह प्राप्त हुआ था। ये जो बोगस कोई अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुआ, एशिया माइनर खान से। देखिए ये सीरीज एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, इसलिए आप सीरीज को सिलसिलेवार ढंग से देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें सहूलियत होगी समझने में। ठीक है, यदि बीच में आप कहीं से भी एक सीरीज उठा के देखते हैं तो आपको उतना अच्छा से समझ में नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म, जैसे वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था मुख्य, वह प्रकृति पूजा और यज्ञ था। उन लोग यज्ञों की, प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ पौधा का, पशु पक्षी का, पहाड़ों का, वन देवता, ये सब का वो लोग पूजा किया करते थे। ठीक है, उसमें वो लोग जो है पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता था, वनस्पति देवता को सोम के नाम से बुलाते थे वो, आकाश देवता को धौ जो है आकाश देवता को कहा जाता था। ठीक है, इसी प्रकार इंद्र को जो युद्ध का नेता, वर्षा का देवता मानते थे। अग्नि को जो है देवता और मनुष्य का मध्यस्थ, मीडिएटर के रूप में मानते थे। ठीक है, अग्नि देवता को ऐसा माना जाता था कि हम अग्नि देवता जो है भगवान और इंसान के बीच में मीडिएटर है। ठीक है, अर्थात इंसान का बात भगवान तक अग्नि देवता पहुंचाते हैं और भगवान के बाद इंसानों तक अग्नि देवता पहुंचाते हैं, ऐसा उस समय ये लोग मानते थे। आंधी तूफान के देवता को मरुत देवता, जिसे मारुति नंदन कहा गया है ना पवन देव को, इसलिए क्योंकि वो पवन के पुत्र हैं। ठीक है, तो ये मरुत को आंधी तूफान के देवता मानते थे। ठीक है, तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। ठीक है, यज्ञ के माध्यम से वो लोग देवता का पूजा करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो आपको मैं बताया पुरुषनी नदी के तट पर। पुरुषनी नदी का ही प्राचीन नाम, ये पुरुषनी नदी प्राचीन नाम है किसका, रावी नदी का। ठीक है, किसका नाम है, रावी नदी का है। ठीक है, राइट, और ये दसराज युद्ध जो है ये हुआ था पुरुषनी नदी में। और यह युद्ध एक्चुअली क्या है, रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें सुदास और 10 जनों के बीच में, किसके बीच हुआ था, सुदास और 10 जन जो थे, कौन, आर्यों के। ठीक है, उसके बीच में हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ये पूछा जा सकता आपको कि दसराज युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो उसमें सुदास विजयी हुआ। कौन, सुदास विजयी हुआ। और इसका जो है उल्लेख किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है, 7वें मंडल में। किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से पूछा जा सकता है, दसराज युद्ध का किस नदी में हुआ, तो पुरुषनी नदी अर्थात रावी नदी के तट पर यह लड़ा गया था। किसके बीच में, सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। कौन विजयी हुआ, सुदास। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भी कहाँ मिलता है, तो 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। जैसे आपको बताया कि सभा और समिति 2 थे, तो जो सभा जो था आपका न्यायिक कार्य से संबंधित था, जिसे हम सभा कहते थे। ठीक है, न्याय जो करता था सब, जैसे उस राज्य में, अमुक राज्य में कुछ होता था तो उसका न्याय, जो सभा में गणमान्य लोग जो थे, मंत्री परिषद में जो लोग थे, राजा, मंत्री परिषद, विद्वान लोग जो थे, वो जो है सभा करते थे, मिलन करते थे और फिर उसका न्याय देते थे अमुक विषय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है सर्वाधिक मंत्र, किस देवता के लिए पढ़ा गया है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र पढ़ा गया है अग्नि से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। आदि काल में पूछे तो हो जाएगा आपका इंद्र, लेकिन ऋग्वेद में स्पेशली पूछे तो वो अग्नि देवता के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है, तो युद्ध देवता इंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है। और यह उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, युद्ध का देवता किसको कहा जाता है, इंद्र को। और ये आपका बीपीएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है आपको ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसकी गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने किया था। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, बताया ही आपको कि पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है, 18 पुराण है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सत्यकाम जाबाल की कथा, ठीक है, सत्यकाम और जाबाल की कथा आप निश्चित रूप से सुनी होंगी, जिसमें अनब्याही माँ के बारे में बताया जाता है कि जैसे एक माँ है जिसका विवाह नहीं होता है और वह माँ बनती है, उस पर अनेक प्रकार के प्रताड़ना और लांछन लगाए जाते हैं और उसको चुनौती देती हुई ये जो कथा है उल्लेखित है। किसमें उल्लेखित है ये सत्यकाम जाबाल की कथा? तो ये जो है छंदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। किसमें? छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था RAS 2010 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनक के दरबार में गार्गी ने किसको चुनौती दिया था? राजा जनक के दरबार में गार्गी एक विदुषी थी जिन्होंने मंत्रों का भी उच्चारण किया था और इसने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, याज्ञवल्क्य को इसने चुनौती दिया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि गार्गी ने किसको चुनौती दिया था, तो याज्ञवल्क्य को इसने चुनौती दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग है? अघन्य, ये जो है अघन्य का मतलब होता है ना मारने योग्य, आपको बताया था। और ये गायों के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? गायों के लिए प्रयोग हुआ है। गाय को ऐसा प्राणी माना जाता है जिसकी हत्या करना पाप है। वैदिक काल में गाय को मारने पर उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट है, तमसो माँ ज्योतिर्मया, ठीक है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, यह कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है? तो यह बृहद नारायण उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बृहद नारायण उपनिषद से। ओम का जो शब्द है ये भी आपका बृहद नारायण से ही लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्मय ये भी बृहद नारायण उपनिषद से लिया गया। और यह क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम ये जो वैदिक काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने काफी विस्तार से इसमें चर्चा किया, ठीक है। अब हम जो है महाजनपद काल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं, जैसे जो महाजनपद काल था ये 16 महाजनपद था, ठीक है। कौन कौन थे? तो वे थे आपका अंग हो गया जिसकी राजधानी चंपा थी, मगध जिसकी राजधानी राजगीर या गिरिब्रज कह लीजिए, मगध वाला जो है पटना गया का जो क्षेत्र है, अंग जो है भागलपुर मुंगेर वाला जो क्षेत्र है अंग कहलाता था, काशी जो है वाराणसी का क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में वो कहलाता था और काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी था। वत्स जो है, ठीक है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो गई। और ये जो इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वह क्षेत्र वत्स कहलाता था। वज्जी जो है इसकी राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला तीनों बना था और तीनों कहलाता है। ये आपका मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास का जो क्षेत्र है ना बिहार में वो कहलाता था। कौशल जो है श्रावस्ती इसकी राजधानी थी और यह उत्तर प्रदेश में फैजाबाद वाला क्षेत्र है। अवंती जो है यह उज्जैन या महिष्मती जो आप देखते हैं वो वाला इसकी राजधानी है और यह मध्य प्रदेश मालवा वाला क्षेत्र था। इसके बाद मेल इसकी राजधानी कुशावत हुआ और यह देवरिया उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है। पांचाल जो है अही क्षेत्र इसका राजधानी था और यह बादामी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जो है वो वाला क्षेत्र है। चेदी वंश आप सुने होंगे, ठीक है, इसका राजधानी शक्तिमती था। ये क्वेश्चन पूछा गया भी है। चेदी वंश की राजधानी जो है शक्तिमती हुआ और यह जो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का क्षेत्र चेदी वंश कहलाता था। कुरु इंद्रप्रस्थ जो है कुरुक्षेत्र वाला दिल्ली तरफ, ये आपका अभी जो आधुनिक दिल्ली है, मेरठ हरियाणा जो NCR का जो क्षेत्र है दिल्ली में, ठीक है, ये आपका कुरुक्षेत्र या कुरु और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य जो था इसकी राजधानी विराटनगर था और यह जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र था। कंबोज जो है इसकी राजधानी हाटक थी और इसका जो क्षेत्र है आपका राजौरी हो गया जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उधर का। सूरसेन की राजधानी मथुरा था, ये पूछा गया जाता है बार बार, ठीक है, सूरसेन वहाँ का राजा भी था और ये मथुरा वाला क्षेत्र है। अस्मक जो है इसकी राजधानी पोटली या फिर पोतन कह लीजिए, ये गोदावरी नदी से जो दक्षिण भारत है उधर का क्षेत्र है। और गांधार जो है तक्षशिला रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान तरफ जो है वाला क्षेत्र गांधार महाजनपद के अंतर्गत में आता था और इसकी राजधानी कहाँ था? तक्षशिला, ठीक है। विक्रमशिला भी कहा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तक्षशिला में और ये गांधार महाजनपद के समय का था, ठीक है। तो ये 16 जनपद थे। इसका क्या क्षेत्र था ये चीज़ आप यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से मैं भी, ठीक है। ये अवंती हो गया, चेदी हो गया, ठीक है, ये मगध हो गया, ये वज्जी हो गया, साक्य हो गया, अंग हो गया, ठीक है। तो ये गांधार देखिए पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो गया। तो ये 16 जनपद थे अलग अलग। ये कौशल हो गया, पांचाल हो गया, सूरसेन हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है। तो
महाजनपद से संबंधित जो क्वेश्चन है वह निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ये मिलता है आपको अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय जो बौद्धों का ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। यह भी पूछा जा सकता है अंगुत्तर निकाय संबंधित है किससे? जैन से, बौद्ध से, हिंदू से, ठीक है, पारसियों से, तो बौद्ध से संबंधित है अंगुत्तर निकाय और इसी में 16 महाजन का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था तो वह था काशी। ठीक है, कौन सा? काशी। आपको बताया ना, काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। ठीक है, काशी जो है इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, जो यूपी में पड़ता है। और यह 6वीं शताब्दी में जो है सर्वाधिक शक्तिशाली नगर के रूप में इसे माना जाता था। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था IAS 99 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके बने थे? ठीक है, जो प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुआ किसका बना हुआ था? ये चांदी के बने हुए। किसके बने हुए? चांदी के बने हुए हैं प्राचीनतम सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? वैद्यराज जीवक का आप सुने ही होंगे, तो ये जो है आपका बिंबिसार के दरबार में था। किसके दरबार में था? बिंबिसार के दरबार में था। नेक्स्ट है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा प्रारंभिक गणतंत्र जो है, जो लोकतांत्रिक गणराज्य जो जानते हैं, तो आपको मालूम है कि विश्व का सबसे प्राचीन जो है शाक और लिच्छवी गणतंत्र माना जाता है। ठीक है, वैशाली जिले तरफ जो है वो सबसे प्राचीन और प्रारंभिक गणतंत्र के रूप में से माना जाता है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले आया था गोदावरी वाला जो महाजनपद था, अस्मक या इसे अस्सक या अस्मक दोनों नाम से जाना जाता है, और यह गोदावरी नदी के तरफ यह क्षेत्र है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? पोटली। अस्मक की राजधानी क्या है? पोटली। ठीक है, या फिर इसको कहीं कहीं पोटली की जगह पोतन भी मिलेगा। क्या मिलेगा? पोतन। और ये गोदावरी वाला क्षेत्र है जो कि दक्षिण भारत का जनपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्रावस्ती, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? श्रावस्ती का जो नगर विन्यास था, श्रावस्ती जनपद जो है, इसका आकार किस प्रकार से था? ठीक है, तो श्रावस्ती का जो आकार था वह अर्धचंद्राकार। क्या? अर्धचंद्राकार, इस प्रकार से उसका आकार था। किसका? श्रावस्ती नदी का, श्रावस्ती जनपद का। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसका प्राचीन नाम जो है इंद्रप्रस्थ था। क्या था? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। और यह बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देख रहे हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा है, उत्तर पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा है, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयन वासवदत्ता की दंत कथा जो है वह किससे संबंधित है? ये जो है आपका उज्जैन से संबंधित है। कहां से संबंधित है? उज्जैन महाजनपद से संबंधित है। नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध का प्रारंभिक राजधानी जो है वह आपका राजगृह था। कौन सा था? राजगृह। फिर बाद में ये क्या बना? पाटलिपुत्र बना। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह थी। इसका रीजन है कि यह पहाड़ियों के बीच में, राजगृह जो है काफी खूबसूरत जगह है, या पहाड़ियों के बीच में है, बीच में राजगृह है, इसके चारों तरफ जो है पहाड़ है। ठीक है, जिसके कारण यह काफी सुरक्षित हो जाता था, इस पर आक्रमण मुश्किल से कर पाते थे चारों तरफ पहाड़ होने के कारण। ठीक है, इसी के कारण आप जान सकते हैं मगध पर कम, यही कारण था कि मगध पर जो है आक्रमण करना काफी मुश्किल था। ठीक है, चारों तरफ नदी भी था। ठीक है, जिससे उधर सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये सब है, गंगा नदी है, और पहाड़ों के बीच में इसकी राजधानी थी, जिसके कारण मगध को जीतना काफी मुश्किल काम होता था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बताई? तो ये जो बसाया था उदयन ने बसाया था। किसने? उदयन ने, और पाटलिपुत्र नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित था? ठीक है, आपको बताया कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन था? ये वैशाली है, और ये बसाया था लिच्छवी नरेश ने। ठीक है, जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे, और यह विश्व का सबसे पहला गणतंत्र है। यहाँ जो राजा चुनते थे सर्वसम्मति से चुनते थे लोग। ठीक है, जिस तरह अभी वोट के माध्यम से प्रधानमंत्री चुनाव करते हैं, अपना विधायक सांसद को चुनते हैं, उसी प्रकार उसमें राजा महाराजा का चुनाव होता था, और विश्व का पहला गणतंत्र है वैशाली। ठीक है, और ये काफी गर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपयुक्त जोड़ी है? कौन सा जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ इसमें है? दिए गए ऑप्शन तो चेतक और लिच्छवी जो है, चेटक का ये
चेटक होगा, चेटक, और ये लिच्छवी। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे चेटक होगा। ठीक है, तो ये सबसे उपयुक्त जोड़ी है। नेक्स्ट है आपका कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन? कालपी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? मगध का जो साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था किस शताब्दी में हुआ था? तो 6वीं शताब्दी में इसका काफी यह विकसित अवस्था में था, ये अपने मतलब पीक पॉइंट पे था। कौन सा? मगध। ठीक है, काशी भी उस समय काफी पीक पॉइंट पे था। राइट, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ठीक है, तो कौशाम्बी कभी राजधानी नहीं रहा किसका? मगध का। कौशाम्बी जो है आपका मगध का राजधानी नहीं था। कौशाम्बी जो वत्स का राजधानी था। किसका? वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। मगध का राजधानी था पहले राजगीर, फिर गिरिराज, फिर पाटलिपुत्र। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन यदि रहे तो टिक करेंगे। कौशाम्बी जो वत्स की राजधानी थी, वत्स महाजनपद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से संबंधित था और अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। आपको मालूम होगा इसने जो है बिंबिसार का हत्या कर दिया था। ठीक है, राजा बनने के लिए, और इसने अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा राजा बनने के लिए। बाद में इसका पुत्र हुआ तो फिर उसने भी अजातशत्रु को मारकर राजा बना था। तो वही क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मगध के किस शासक ने राजारोहण के लिए मतलब राज्य प्राप्ति के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? किसकी हत्या की थी? बिंबिसार की हत्या किया था। किस वंश से संबंधित था? ये हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, इसकी हत्या किसने की? अजातशत्रु ने, और बाद में अजातशत्रु के पुत्र ने भी इसको मार के राज्य को उससे छीन लिया था, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। ठीक है, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये जाना जाता है आपका महापद्मनंद। महापद्मनंद जो है अप्रो परशुराम के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख किए प्रमाण है? किस अभिलेख में राजा नंद जो है उसके बारे में वर्णन मिलता है? तो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसी में महापद्मनंद का उल्लेख मिलता है। राजा नंद के बारे में, नंद वंश के बारे में उल्लेख मिलता है। कौन सा अभिलेख? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखीय साहित्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, और ये भी जानकारी आपको जो मिलता है वही कलिंग में जो है राजा खारवेल का जो अभिलेख है वहीं से मिलता है। ठीक है, और उसी अभिलेख में यह वर्णन है कि जो नंद राजा था उसके आदेश से एक नहर खोदी गई थी ताकि जो किसान लोग है उससे अच्छा से कृषि कर सके और फसलों को उपज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आप लोगों को मालूम है कि महापद्मनंद को मार के, जो कि काफी अत्याचारी हो चुका था, भोग विलास में डूब चुका था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे मारा था और उसके बाद उसने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो किसने किया था? किस राजवंश ने? मौर्य वंश ने। और इसका प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर बाद में बिंदुसार हुआ, फिर अशोक हुआ। ठीक है, अशोक ने बाद में जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, राइट, कलिंग युद्ध के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में किस शासन काल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का जो विस्तार हुआ था, मगध का साम्राज्य जो है फैल के मालवा तक चला गया था, तो ये हुआ था शिशुनाग वंश में। कब हुआ था? शिशुनाग वंश में। नेक्स्ट है आपका कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।